यार देखो, बहुत दिनों से कोई सीरियल किलर मैंने नहीं पकड़ा था, लेकिन आज जिस सीरियल किलर के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, अनबिलीवेबली वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल। आपको याद है कुछ सालों पहले मैंने आपको जाफरी डामर की स्टोरी सुनाई थी। अनबिलीवेबली वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी, लेकिन ये वाली उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। एंड दूसरा, इस स्टोरी में आपको सिस्टम के अंदर के लूप हॉल्स दिखेंगे कि क्यों इतना लंबा इसको क्यों खींचा गया, इसको तुरंत क्यों नहीं पकड़ा गया। ऐसे बहुत सारे मौके थे पुलिस वालों के पास इस केस में कल्परिट को पकड़ने के, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने कौन सा माल पी रखा था जो उन्होंने इस केस के अंदर उठने वाली हर लीड को दबाया। एंड इसीलिए आज मैं स्टोरी कवर कर रहा हूं। बट उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है देश के अंदर चल रहे एक फालतू के ट्रेंड के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कितनी भी पार्टीज बने, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए, उसको जान लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप किसी को जाकर फॉलो करो, अनफॉलो करो, कुछ भी ना करो, चाहे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो देश के टुकड़े करने में विश्वास रखते हो। किसी को भी फॉलो करने से पहले एक बार उसका पास्ट देखो, वो चाहे मैं ही क्यों ना हो। आप मुझे भी फॉलो क्यों करेंगे? आपको अगर कुछ क्वालिटी वैल्यूज मिलेंगी तभी आप मेरे पास आएंगे, आपको कुछ जानकारी मिलेंगी, आपको कुछ एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, तभी आप मुझे फॉलो करेंगे। एंड यही मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं आप तक क्राइम एंड हॉरर पहुंचाऊं। ऐसे ही आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी को देखिए कि वो आपसे क्या चाह रहा है एंड वो क्या करता है आज तक। दूसरा, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऑनरेबल सीजीआई सर ने जो कहा था कि कुछ ऐसे कॉकरोचेज आरटीए एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया बन जाते हैं या फिर सोशल मीडिया बन जाते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अगर ये तीनों ही ना होना तो देश के लोग लिटरली पागल हो जाएंगे। अगर उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना होगा तो वो अपने सारे दिन की भड़ास कहां पर निकालेंगे। एंड तीसरा, मैं आप सभी से जो मेरे जैसे हैं, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे आज के टाइम पे अपनी इस एज के अंदर, वो अपना फ्यूचर सेट करने की सोच रहे होंगे, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि देखो, नौकरी के सपोर्ट में मैं कभी नहीं रहा। मैं हमेशा आपको ये कहता आया हूं कि खुद को एक ब्रांड बनाओ, खुद की वैल्यू बनाओ। नौकरी आप कितने की कर लोगे? 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक की सरकारी नौकरी की भी अगर आप बात कर लो तो देखो, लिमिटेड सी है ना यार जगह। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनमें से कितनों को ही अगर सारों को सरकारी नौकरी दे दी तो वो किसके लिए काम करेंगे? सारे तो सरकारी सर्वेंट बन जाएंगे, वो काम किसके लिए करेंगे? नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्वियसली उसमें से बहुत एक बड़ा पोर्शन रह जाता है। और अगर आपके पास स्किल्स होंगे ना, आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। आप हमेशा कहीं ना कहीं कमाकर कैसे भी खा लेंगे। यकीन मानिए, स्किल्स ज्यादा जरूरी है, डिग्रीज जरूरी नहीं है। डिग्री सिर्फ एक कागज है, वो आपके क्या पता काम आए ना आए, लेकिन स्किल्स आपकी जरूर आपके जिंदगी भर काम आएंगी। एंड आपको स्किल्स ही लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड की क्यों ना हो, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। इंडिया खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है यार, 150 करोड़ लोग थोड़े नहीं होते। आप उनमें से बहुत ही छोटा सा पोर्शन भी अगर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहे तो यकीन मानिए आप राजा की जिंदगी जिएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत थोड़ी सी मेहनत लगती है स्टार्टिंग में। स्किल्स लो यार, अपने आप को निखारो, अपना टैलेंट ढूंढो कि आप अंदर से क्या कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, उस चीज को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। नौकरी की जरूरत आपको पूरी जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगी। एंड सिर्फ इसीलिए मैं मानता हूं कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो बहुत मैच्योर हैं, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो, या फिर वो उन लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे कभी जो देश के खिलाफत की बात करते हो। बट उससे पहले आप अपने अंगूठे को एक सीरियल किलर बनाकर इस लाइक बटन का मर्डर कर सकते हैं। जल्दी से इसके साथ वो घिनौना कांड कर दीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन को भी थोड़ा बहुत घायल कर दें। कमेंट्स में पिक में लिख दें एंड अपने सवाल नीचे बरकरार लिखते रहिएगा। आज भी मैं 5 सवाल पिक करूंगा, इसीलिए लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही ब्रूटल केस को समझने के लिए हमें मैक्सिको सिटी के इज़्डाकाल्गो इलाके के ला क्रूज नेबरहुड में जाना पड़ेगा। और दिन था 16 जुलाई 2024 का, जब 17 साल की मारिया नाम की लड़की इस बिल्डिंग के अंदर बने हुए अपने सेकंड फ्लोर पर अपने ही घर के कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसके एग्जाम्स अब आने वाले थे। एंड उसकी 38 साल की माँ कसांड्रे, उस टाइम पर वो घर नहीं थी, वो मार्केट गई हुई थी। एंड मारिया अकेले ही अपने कमरे के अंदर बैठकर पढ़ रही थी। बट इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाला कॉर्टेज मिगवेल, ये उस टाइम पर बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था। एंड कंटिन्यूअसली इसकी नजर इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर थी। वो बार बार देख रहा था कि कब कोई यहां से बाहर निकलेगा। एंड जब कसांड्रा उसको बिल्डिंग से बाहर निकलती हुई देखी तो वो तुरंत अपनी बिल्डिंग के अंदर घुसा एंड भागते हुए सीधा सेकंड फ्लोर पर गया। अब ऑब्वियसली कॉर्टेज इस बिल्डिंग के अंदर रह रहा था एंड ऊपर वाले फ्लोर पर कसांड्रा और उसकी बेटी मारिया, ये दोनों रह रहे थे। तो आपस में पड़ोसी हुए, काफी बार इनका आमना सामना हुआ था, आगे से नमस्ते टाटा गुड बाय होती रहती थी। सो सभी लोग इस बिल्डिंग में रहने वाले एक दूसरे को जानते थे अच्छे से।
कॉटेज ने ऊपर जाकर सेकंड फ्लोर पर बने हुए इस फ्लैट का दरवाजा खोला एंड बहुत ही चुपके से अंदर घुस चुका था एंड अंदर घुसकर इसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब इस दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज अंदर रूम में पड़ रही मारिया को आ चुकी थी एंड वो उठकर जब बाहर आई एंड उसने देखा कि मेन गेट पर कॉटेज खड़ा है। एक बार तो उसको लगा कि ये पड़ोसी उसका यहाँ क्या कर रहा है, बट जैसे ही कॉटेज ने उसकी तरफ घूम कर देखा तो मारिया को अंदर से बहुत ही गलत फील हुआ कि ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। उसकी सिक्स सेंस बोल रही थी कि ये उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। ऑब्वियसली इस टाइम पर मारिया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कॉटेज को। वो बार बार बोल रही थी कि यहाँ से दफा हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आना। बट पलटकर कॉटेज ने भी कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा तुम्हें, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बस बात करने के लिए आया हूं। बट सामने खड़ी मारिया उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस कॉटेज ने भी सामने खड़े होकर उसके ऊपर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया एंड इसी पॉइंट पर कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ कॉटेज के माइंड में कि उसने चिल्लाते चिल्लाते अपने दोनों हाथ आगे की तरफ करके वो भागा एंड सीधा जाकर मारिया को पकड़ लिया। मारिया ने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कॉटेज ने अपने दोनों हाथ मारिया के गले के ऊपर रखे एंड उसको जोर से दबाया। उठाकर उसने नीचे मारिया को पटक दिया एंड उसके ऊपर बैठकर अब उसका गला दबा रहा था। धीरे 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 मारिया की आवाज और ज्यादा डीप एंड स्लो होती जा रही थी। उसकी मूवमेंट जो वो छटपटा रही थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी एंड जब इस कॉटेज को लगा कि हाँ अब ये अधमरी हालत के अंदर हो चुकी है, अब मारिया उसको खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, इसलिए वो मारिया के ऊपर से उठा, किचन में गया, किचन से एक बड़ी सारी प्लास्टिक की थैली लेकर आया एंड नीचे लेटी हुई बेहोशी की हालत में, अभी भी जिंदा थी वो, लेटी हुई नीचे मारिया के मुंह के ऊपर वो थैली लपेटी, उसने पूरा मुंह ढक दिया ताकि वो उसको सफोकेट कर सके। अब इस टाइम पर मारिया बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो बार बार जैसे ही सांस छोड़ती वो थैली उसके मुंह के ऊपर लिपटी हुई वो फूल जाती एंड वो वापिस बार बार पिचक रही थी। ऐसा होता है ना गुब्बारा फूल जाना पिचक जाना, ऐसे उसके मुंह के ऊपर वो हो रहा था। एंड इन बिटवीन द मेन टाइम इस कॉटेज ने अपने कपड़े उतारे एंड नीचे लेटी हुई मारिया के कपड़े उतारे एंड उसको असोल्ट करना शुरू किया। इमेजिन करके देखिए वो क्या मोमेंट होगा इस 17 साल की बच्ची के लिए। उसका मुंह ढका हुआ है, वो सांस नहीं ले पा रही एंड उसके ऊपर उसका बलात्कारी उसके साथ बलात्कार कर रहा है। और तभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि मेन डोर वो उसने लॉक नहीं किया था, वो जस्ट उसने बंद किया था अंदर से, लॉक नहीं किया था, ढाल दिया था उसको एंड तभी वो दरवाजा खुला एंड इस कॉटेज ने पीछे मुड़ कर देखा। इमेजिन करके देखिए उस टाइम पर कसांड्रा वो अपने घर के अंदर आई एंड अंदर आते ही उसने जैसे देखा कि ये कॉटेज बिल्कुल नंगा उसकी बेटी के ऊपर चढ़ा हुआ है एंड उसकी बेटी अधमरी हालत में नीचे मोशनलेस पड़ी हुई है, लाइफलेस, देखकर ही लग रहा है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। एंड उसी टाइम पर जो पैनिक कसांड्रा के मन में उबल रहा था वो पैनिक एकदम से सर्वाइवल मोड में जा चुका था। कसांड्रा ने भी बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कॉटेज ऐसे नंगा ही उठा, वो भागकर सीधा कसांड्रा के पास गया, उसके बाल पकड़कर उसको नीचे की तरफ लेटाया एंड तुरंत भागकर किचन से एक बड़ा सारा चाकू उठाकर लाया एंड सीधा आकर उसने सबसे पहले उसके लंग्स के ऊपर उसने 2 वार किए। 2 जगह से उसके लंग्स पंचर हो चुके थे, एक वार उसके गले पर हुआ, लेकिन कसांड्रा अभी भी लड़ रही थी अपनी जिंदगी के लिए। उसने किसी तरीके से इस कॉटेज को धक्का देकर वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी एंड इसी झड़प में उसने कॉटेज के मुंह के ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस भी कर दिए खुद को बचाने के लिए। उसके नाखून कॉटेज के मुंह के ऊपर लग चुके थे एंड कॉटेज भी इससे पैनिक कर गया। उसने कसांड्रा को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकने की सोची, लेकिन कसांड्रा ने खिड़की के पास आते ही अपने कर्टेन्स अपने पर्दों को पकड़ लिया एंड उसको जोर से ग्रैब कर लिया ताकि वो उसको बाहर फेंक ना पाए। अब ऑब्वियसली इस टाइम पर बहुत ज्यादा भसड़ सी मच चुकी थी, नीचे आसपास के लोग इकट्ठे हो चुके थे क्योंकि उन्होंने बहुत जोर जोर से चिल्लाहटें इस कमरे से आती हुई सुनी थी। ये कॉटेज कसांड्रा को भी किसी तरीके से चुप करवाना चाह रहा था, लेकिन कसांड्रा चुप नहीं हुई। वो अधमरी हालत में अपने पर्दे को पकड़कर नीचे फर्श के ऊपर बैठी हुई थी। कॉटेज कसांड्रा को ऐसे ही छोड़कर बाहर की तरफ मुड़ा एंड इस फ्लैट से बाहर निकलकर इस बिल्डिंग से होता हुआ नीचे जो भीड़ लगी हुई थी उसको चीरते हुए यहाँ से भाग चुका था। ऑब्वियसली नीचे जो लोग खड़े थे उन सब ने इस कॉटेज को भागते हुए देखा, तुरंत पुलिस वालों को फोन किया कि जनाब ऐसे ऐसे हमारी ही बिल्डिंग में रहने वाला है मिगुएल कॉटेज नाम का लड़का, ये कांड करके भाग आया, प्लीज इसको पकड़िए। कुछ ही मिनटों बाद ये सारे लोग ऊपर की तरफ गए एंड सेकंड फ्लोर पर जाकर कसांड्रा को संभाला। आस पड़ोसियों ने मिलकर मरिया और कसांड्रा दोनों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने तुरंत मरिया को तो डेड घोषित कर दिया जबकि कसांड्रा का इलाज चल रहा था। इमेजिन करके देखिए एक 17 साल की बच्ची जो अपनी माँ की हेल्प करना चाह रही थी। कसांड्रा बिना अपने पति के हेल्प के अपनी बच्ची मरिया को किसी तरीके से पालन पोषण कर रही थी उसका। एंड मरिया जिसका सपना था कि वो बड़ी होकर अपनी खुद की एक मेडिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी खोलेगी, उसी के लिए वो पढ़ाई कर रही थी। बट अब वो ना तो कंपनी खोल पाएगी ना ही उसका कोई फ्यूचर करियर सेट हो पाएगा। उसी शाम मिगुएल कॉटेज के लिए एक बहुत बड़ा मैनहंट चलाया गया। पुलिस वालों ने जगह जगह नाके लगाकर इसको चेकिंग करनी शुरू करी। इसकी जो फोटोज थी वो हर
हर पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। ये बात तो साफ थी कि मिगुएल कोर्टेज बहुत दूर तक नहीं भाग पाएगा, कहीं ना कहीं पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे। एंड शाम होते होते इस मिगुएल कोर्टेज को पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ गाड़ी में बैठाकर चाँव चाँव करते हुए सीधा अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आए। अब इस पॉइंट तक भी पुलिस वालों को लग रहा था कि उन्होंने बस एक मर्डरर को पकड़ा है जिसने अपने पड़ोसी के ऊपर हमला किया था, उसमें एक की मौत हो गई एंड एक बुरी तरीके से घायल है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। एंड इस टाइम तक भी पुलिस वालों को भी कोई आइडिया नहीं था कि उनके हाथ क्या माल लगा है। यकीन मानिए, अब जो मैं आपके सामने डिटेल्स बताऊंगा ना, उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये मिगुएल कोर्टेज कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही हॉरिबल सीरियल किलर था, क्योंकि जब अगले दिन पुलिस वाले इसके घर पर तलाशी लेने के लिए गए, वो तो नॉर्मली ही ढूंढने गए थे कि इसके खिलाफ क्या क्या सबूत मिल सकते हैं, बट अंदर तो उनको एक पूरी डेथ फैक्ट्री मिली। क्योंकि इसके कमरे के अंदर, इसी बिल्डिंग में जहां पर इसने हमला किया था ना, इसमें फर्स्ट फ्लोर पर इसका खुद का एक बड़ा सारा कमरा। एंड जब उस कमरे के अंदर पुलिस वाले एंटर हुए तो उनको सबसे पहले बहुत सारे ग्लास जार्स मिले जो कि अलग अलग शेल्फ लगाकर उनके ऊपर रखे हुए थे। एंड जब उन जार्स को खोल खोल कर देखा तो अंदर इंसानी हड्डियां, इसके अलावा इन जार्स के बराबर में 5 खोपड़ियां रखी हुई थी। एंड वो खोपड़ियां भी इंसानों की ही थी। इसके अलावा बहुत सारी ज्वेलरी जो कि महिलाओं ने कभी ना कभी वो पहनी होगी, उनको भी ट्रॉफी की तरह संभाल कर रखा हुआ। काफ़ी सारे नेम उन जार के नीचे नाम लिखे गए थे एंड उनके ऊपर बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, अलग अलग नाम लिखे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारा एसिड मिला एंड एक चेन सो, जिससे पेड़ काटते हैं ना, वो जनरेटर जैसा होता है एंड वो करके वो पेड़ काट देते हैं, एक वो चेन सो मिला। बट ये सब तो कुछ भी नहीं था। पुलिस वालों को एक डायरी मिली एंड जब उसके पहले पेज से पुलिस वालों ने पढ़ना शुरू किया तो अनबिलीवेबली उसके अंदर इतना सारा कुछ कंटेंट लिखा हुआ था। जो जो कुछ इसने किया था ये खुद उसको पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट करता डायरी के अंदर। एंड जब उसको पढ़ना शुरू किया तो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे। इनफैक्ट बहुत सारे पुलिस वाले तो ट्रॉमा में जा चुके थे जो भी इस केस से जुड़े हुए थे। काफ़ी दिनों तक तो उन्होंने इसे छुट्टी ली, क्योंकि सबसे पहले ही लाइन उसमें ये लिखी हुई थी कि वो एक सीरियल किलर है एंड वो एसिड से लोगों की जान लेता है। लोगों की भी क्या कहूँ, स्पेशली महिलाओं की जान लेता है। तो आगे की स्टोरी जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये बीमारी मिगुएल कोर्टेज मिरांडा था क्या, ये कौन था, कहाँ से आया था एंड इसकी पूरी हिस्ट्री क्या थी। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो असल में इस मिगुएल कोर्टेज का जन्म 18 अक्टूबर 1984 के दिन मैक्सिको सिटी के अंदर ही हुआ। मिगुएल के पिता एक बैक्टीरियल केमिस्ट, मतलब कि वो रिसर्च कर रहे थे केमिस्ट्री लैब में अलग अलग बैक्टीरियाज के ऊपर, सो उनको अच्छी खासी नॉलेज थी केमिस्ट्री की। एंड इनके घर में मिगुएल, बड़ा बेटा, इसकी एक छोटी बहन क्लॉडिया, ये दोनों ही बच्चे पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा तेज। इस परिवार में पिता ही एकमात्र कमाने वाला, जबकि इसकी माँ घर रहकर बच्चों का ध्यान रख रही थी। एंड दूसरी तरफ ये मिगुएल कोर्टेज पढ़ाई के अंदर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये अपने से बड़े बच्चों के भी सिलेबस को छोटी क्लासों के अंदर ही कवर कर लेता। टीचर्स इसकी इस हैबिट से बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये कर कैसे लेता है। दोनों का ही, यानी कि मिगुएल कोर्टेज और इसकी बहन क्लॉडिया का, दोनों का ही केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। इनफैक्ट चाहे ये मिगुएल कोर्टेज कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर ले, लेकिन घर पर इसको कोई भी प्रेज नहीं मिलती। हमेशा इसकी प्रेज, इसके नाम की भी प्रेज इसकी छोटी बहन क्लॉडिया की ही करते। माता पिता क्लॉडिया को ही हमेशा से उत्साहित करते हुए आए थे, उसकी ही प्रेजेस करते, उसको ही हमेशा अच्छा बताते। एंड ये सारी बातें मिगुएल कोर्टेज को बहुत अजीब लगी कि आखिर यार पढ़ाई तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो इन लोग मेरी प्रेज क्यों नहीं करते, मुझे अच्छा क्यों नहीं बताते। इन्हीं सब बातों की वजह से ये मिगुएल कोर्टेज बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब क्योंकि इसका केमिस्ट्री के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट था, इसको केमिकल्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसलिए इसने अपने पिता के द्वारा लाए हुए जो घर में केमिकल्स वो लेकर आते, उनसे अलग अलग टाइप के एसिड्स बनाता, अलग सा पड़ा रहता बिल्कुल अपने कमरे में, आइसोलेट इसने अपने आप को कर लिया। अभी ये छोटे पने की बात कर रहा हूँ, मतलब कि टीनेज ईयर की अभी इसकी उम्र थी, इसे बड़ा नहीं हुआ था। उस टाइम पर ही इसने अलग अलग एसिड्स बनाने शुरू कर दिए, कुछ केमिकल्स को मिलाता एंड अपने द्वारा बनाए हुए एसिड्स को टेस्ट करने के लिए ये बाहर निकलता घर से एंड जो भी आसपास कोई गाड़ी खड़ी होती उसके ऊपर उस एसिड को डाल देता। अब देखता कि आखिर उसका पेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है, गाड़ी का मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या ये इस चीज को गला पाता है नहीं पाता। एंड जब ये सारा काम वो कर करके बोर होने लगा, तब उसने आसपास के जो आवारा जानवर होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट कैट्स होती हैं, इनको पकड़ पकड़ कर उनके ऊपर वो एसिड्स डालने लगा। आसपास बहुत सारे जानवर मृत पाने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इन जानवरों के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि किसी का पैर नहीं मिलता, उसकी वजह से उसकी मौत हो रही है, या फिर किसी की गर्दन ही नहीं है, किसी का
सिर नहीं है, कोई कोई जानवर तो अंदर से जला हुआ मिलता, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सारा काम कौन कर रहा है। जबकि दूसरी साइड रात के टाइम पर ये मिगुएल कॉर्टेज अपना गिलास में एसिड भरकर घूमता रहता। कोई भी कुत्ता उसको दिखता, उसको पकड़कर या तो एसिड पिला देता या फिर उसके ऊपर डाल देता। अगर कुत्ता चिल्ला रहा है तो उसके ऊपर डालकर एसिड तुरंत भाग जाता, अगले दिन होने की वेट करता। उस कुत्ते को स्पेशली मरा हुआ देखने के लिए ये उसके पास जाता, उसको ढूंढता रहता कि कहां जाकर वो मरा है। 23 साल का होते होते इस मिगुएल कॉर्टेज की एक फूड एंड वाटर स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी के अंदर नौकरी भी लग चुकी थी एंड 2 साल इसने उसमें नौकरी करी। इसके बाद 25 साल का होते ही इसने एक बड़ी लेबोरेटरी के अंदर नौकरी करनी शुरू कर दी। वहां ये लिटरली हर टाइप के केमिकल इसके पास एक्सेसिबल थे कि किसी भी केमिकल के साथ खेल सकता था। इमेजिन करके देखिए, जो बंदा अंदर से इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो एंड उसके हाथ में ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल्स आ जाना, ये क्या कुछ नहीं कर सकता था। बट 2012 तक आते आते सब कुछ बदल गया, क्योंकि 2012 में ये मिगुएल कॉर्टेज इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर वाले अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हुआ था, क्योंकि यहीं से उसकी वो जो जिस लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहा था वो लेबोरेटरी उसके पास पड़ रही थी। अब इस अपार्टमेंट में वो अकेला रहने लगा एंड अपनी नौकरी करने लगा। और इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद वो 21 साल की फ्रेडा नाम की इस लड़की से मिला एंड जब इस लड़की से मिला ना, उसकी जिंदगी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बदल चुकी थी। कॉर्टेज डेली अपनी नौकरी पर जाता एंड फ्रेडा पास ही के एक यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अब ये भी दूसरे शहर से आकर यहाँ शिफ्ट हुई थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब इन दोनों के पाथ आपस में क्रॉस हुए, इन दोनों की फ्रेंडशिप हुई एंड वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। बट 2012 का मिड आते आते इस कॉर्टेज ने फ्रेडा को एक परफ्यूम नाम की बुक दी और ये एक स्टोरी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो वैसे तो मैंने पढ़ी है ये बुक परफ्यूम, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो वैसे मत ही पढ़ना, इसकी स्टोरी मैं फिर कभी आपको बता दूंगा। इसके अंदर एक मर्डर की स्टोरी है और वो बुक पढ़ने के लिए इसने फ्रेडा को दी। दूसरी तरफ फ्रेडा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसने बहुत खुशी से इसकी स्टोरी पढ़नी शुरू करी। अब थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये फ्रेडा से क्या चाह रहा था। ये भी एक सीरियल किलर की ही टाइप की स्टोरी थी इस बुक के अंदर भी, और वो वर्जिन लड़कियों को ढूंढता था, उनकी मर्डर करके एंड उनके प्राइवेट पार्ट से कुछ पानी सा निकालता एंड उस पानी को परफ्यूम में मिलाकर उसकी सुगंध बनाता एंड उसी को ही आगे वो सेल कर रहा था। इस टाइप की स्टोरी है। सो जैसे ये चीजें फ्रेडा ने पढ़नी शुरू करी, उसको बहुत अजीब लगने लगा, लेकिन फिर भी फ्रेडा लगातार अपनी और कॉर्टेज की फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर डालती एंड उसको हमेशा एक फादर फिगर रूप में उसको देखती कि ये मेरा देखो पिता जैसा एक दोस्त है एंड मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। वो हमेशा उसको फादर फिगर ही बता रही थी। 2013 में तो ये दोनों बाहर घूमने के लिए भी गए। अभी इस टाइम पर फ्रेडा 22 साल की हो चुकी थी एंड ये 29 साल का होने वाला था। इमेजिन करके देखिए, ये इनके बीच में गैप ही पहली बात तो कितना ज्यादा था, लेकिन फिर भी इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और 2013 में ही फ्रेडा इस मिगुएल कॉर्टेज को अपने घर भी लेकर गई, अपने माता पिता से मिलवाया एंड इस पॉइंट के बाद आकर इस कॉर्टेज को लगने लगा कि उसको फ्रेडा से शादी कर लेनी चाहिए। इसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी फ्रेडा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब ये नौकरी पर भी नहीं जा रहा ताकि ये दोनों और ज्यादा टाइम स्पेंड एक साथ कर सकें। बट 2013 भी चला गया, 2014 आ चुका था एंड अब क्योंकि इसके पास कोई नौकरी नहीं थी, फरवरी 2014 में इसने एक नई लेबोरेटरी के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई किया। वहां इसको नौकरी मिल गई, लेकिन सिर्फ एक ही महीने में इसको लात मारकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसका महिलाओं के प्रति जो इसके साथ और वहां लेडीज काम कर रही थी उनके साथ व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए इसको लात मारकर बाहर निकाल दिया। एंड इस नौकरी के हाथ से जाने के बाद ही इस मिगुएल कॉर्टेज ने फेसबुक के ऊपर अजीब अजीब क्रिप्टिक सी पोएम्स वहां की लोकल लैंग्वेज में लिखनी शुरू कर दी, जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रही थी एंड ना ही कोई इसके ऊपर ध्यान दे रहा था। एंड तब दिन आया 7 दिसंबर 2014 का, जब इस फ्रेडा के अकाउंट से एक लास्ट पोस्ट की गई जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि मैं जहां से आई हूं मैं वहां पर वापस नहीं जा सकती, मैं वहां पर जाना चाहती हूं लेकिन अब वहां के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस पोस्ट के बाद फ्रेडा लिटरली इस पूरी दुनिया से ही गायब हो चुकी थी। उसके माता पिता उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं बना। इनफैक्ट उन्होंने तो 2 महीनों तक वेट किया कि 2 महीनों तक उनकी बेटी का कुछ अपने आप पता लग जाए, लेकिन कोई पता नहीं लगा। 2 महीने बाद फाइनली उसके माता पिता ने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर फ्रेडा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। बट पुलिस वालों ने इस केस को देखते ही ये कह दिया कि तुम्हारी लड़की तो किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आमतौर पर इस उम्र में बच्चे भाग जाते हैं, अपने आप वो आ जाएगी जब उसका मन भर जाएगा, सो तुम भी वेट करो। फ्रेडा के माता पिता ने भी वेट करना ज़्यादा जरूरी समझा। 3 महीने बीते, 4 महीने, 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक भी फ्रेडा का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस वालों ने इस केस को लिटरली देखना भी बंद कर दिया था उस टाइम तक तो। बट इस सारे बीच के टाइम में फ्रेडा के माता पिता कंटिन्यूस टच में थे इस मिगुएल कॉर्टेज के साथ एंड ये बार बार बोल रहा था कि मैं खुद उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद फ्रेडा की वेट कर रहा हूँ, वो आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इसका फेसबुक अकाउंट कुछ और ही कह रहा था। ये डेली, लगभग डेली अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर
मरे हुए जानवर, सीरियल किलर्स एंड उससे रिलेटेड किसी की डेड बॉडीज, मरे हुए जानवरों की कुछ पार्ट्स उनको बाहर निकाला हुआ है, अंदरूनी अंग बाहर निकाले हुए हैं, उनकी फोटोज क्लिक कर करके फेसबुक के ऊपर डेली पोस्ट करता और अपनी हर पोस्ट में वो नीचे पुलिस वालों को गालियां दे रहा होता कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम फ्रेडा को नहीं ढूंढ पाए, अभी तक तो तुमको ढूंढ लेना चाहिए था, वो यहीं कहीं है आसपास, तुम उसको ढूंढने की कोशिश करो। ये सब बातें वो पुलिस वालों को बोल रहा था। बट 23 अक्टूबर 2015 के दिन इस मिगुएल कॉर्टेज ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली जिसके अंदर उसने एक पोएम लिखी हुई थी एंड स्पेशली मुझे पोएम सबसे ज्यादा फेवरेट लगी क्योंकि एक तो ये इंग्लिश में थी एंड इसका मतलब टोटली समझ में आ रहा था। बट जितना ज़्यादा समझता गया उतना ज़्यादा ये ब्रूटल होती गई। इसमें इसने सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था आई मिस यू एंड नीचे उसने शुरू किया कि जब मैं तुम्हारे ऊपर बैठा तब तुम्हारे हाथ हिल रहे थे एंड कुछ मिनटों बाद तुम्हारे हाथ भी हिलने बंद हो चुके थे। मैंने तुम्हारी बॉडी को फील करना शुरू किया, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही थी। मैंने पीछे तुम्हारे कमर के अंदर हाथ डाला, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। जब मैंने तुम्हारे गले के ऊपर हाथ रखा तो वो इतना ज़्यादा टाइट और ठंडा था जैसे वो कोई बर्फ़ हो। मैंने उसको और महसूस करने की कोशिश करी लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो अंदर नहीं दब रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, तुम्हारी पूरी बॉडी मोशनलेस पड़ी हुई थी। मेरे जो अभी तक खुशी के आंसू थे वो तुम्हारी शरीर के ऊपर गिर रहे थे एंड गिरते ही वो आंसू जम जा रहे थे। मुझे अब सच में रोना आने लगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था लेकिन ज़्यादा टाइम तक साथ रह नहीं सकता था। मैंने तुम्हारी बॉडी को डिकम्पोज होते हुए देखा। जब तुम्हारे शरीर से सारा खून निकला उसके बाद तुम्हारा सारा शरीर पीला पड़ता जा रहा था और उसके बाद गहरा नीला। तुम्हारी स्किन के अंदर अपने आप कट आने लगे। तुम्हारी फिंगर्स अगर मैं उनको पकड़ के थोड़ा सा दबा दूं तो वो अपने आप टूट जा रही थी एंड धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा क्रैक्स आ चुके थे कि वो सूख कर अपने आप टूट गई। तुम लिटरली एक चूरा बन चुकी थी। तो ये जो पोएम उसने लिखी थी ये उसने असल में अपनी प्यार कह लो या फिर अपनी दोस्त फ्रेडा के लिए लिखी थी एंड उसकी बॉडी के लिए लिखी थी। अब जिस टाइम पर उसने पोस्ट डाली थी उस टाइम पर किसी ने भी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ये बीमारी अजीब अजीब पोएम डालता रहता था, सो सब ने इसको नॉर्मली समझा। बट जब पुलिस वालों ने इसको अरेस्ट किया था 2024 में एंड उसके घर पे वो डायरी मिली थी, उस डायरी में इस पोएम का जिक्र था एंड इसके अलावा एक और पोएम उसने इस डायरी में लिखी हुई थी फ्रीडा के नाम की एंड ये वाली और भी ज़्यादा डायरेक्ट थी। इसमें उसने सीधा फ्रेडा का नाम लेकर ये बोला था कि मैंने अब 8 महीने बिता दिए हैं तुम्हारे बिना, मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। जब तुम्हारी लास्ट टाइम बॉडी देखी थी उस टाइम पर वो खून से सनी हुई थी, मतलब कि सारा खून उसके ऊपर सूख कर जम चुका था, वो गहरा लाल पड़ चुका था। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी कंच के टुकड़ों की तरह टूट चुकी थी। मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, मैं तुम्हारी बॉडी के साथ रहा, वेट करता रहा कि तुम किसी मोमेंट अपनी आंखें खोलोगी लेकिन तुमने नहीं खोली। एंड इसके बाद जब पुलिस वालों ने और उसके पेजेस पलटने शुरू किए डायरी के तब उनको रियलाइज़ होता गया कि ये सिर्फ एक किलर नहीं है, ये तो हैवान है। हैवानियता की सारी हदें इसने पार कर दी क्योंकि इसके बाद जो मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा जो और इसके आने वाले विक्टिम्स होने वाले थे वो और भी ज़्यादा ब्रूटल होगी। अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। बस आपको मैंने सारी स्टोरी तो बता दी लेकिन अब इसकी एक्चुअल ग्राफिक डिटेल्स आपके सामने रखने वाला हूँ, सो प्लीज़ योर डिस्क्रिप्शन इज़ एब्सोल्युटली एडवाइज्ड। इसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ब्रूटल मुझे लगा एक नवजात बच्चे के साथ उसने सब कुछ किया क्योंकि उसकी एक और गर्लफ्रेंड बनी फ्रेडा के बाद एंड जैसे उसकी लाइफ में आई वो उसे प्रेग्नेंट हो चुकी थी एंड जल्दी इसके एक बेटे का भी जन्म हुआ। बट ये उसको अपनाना नहीं चाह रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बेटे दोनों से छुटकारा पाना चाह रहा था एंड इसीलिए सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसने अपने बेटे को जिंदा उठाया एंड उसको एक बड़े सारे एसिड के टब के अंदर डायरेक्ट डाल दिया। इमेजिन करके देखिए उस टाइम पर उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एंड जो बचा कुचा जब उसकी बॉडी गल गई बेचारे बच्चे की, उस बच्चे की गली हुई बॉडी को बाहर निकाल कर उसको डिस्पोज किया। जो थोड़ा बहुत ही रह जाता है यूनो एसिड में डालने के बाद, कुछ हड्डियाँ ही बचेंगी, बाकी तो सब कुछ गल जाएगा, जल जाएगा। एंड यही सेम काम उसने अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ किया था। बट ये फ्रेडा उसकी कोई पहली विक्टिम नहीं थी एंड ये जो गर्लफ्रेंड बनी थी ये भी उसकी पहली विक्टिम नहीं थी। इस डायरी के अंदर सबसे पहली एंट्री बनी थी 2012 की, यानी कि 2024 में पकड़े जाने से 12 सालों पहले 2012 की, जब कैरन नाम की एक ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, उसकी जिंदगी में आई थी। ये मिगुएल जिस लेबोरेटरी में 2012 के अंदर काम कर रहा था उसी में उसकी जूनियर बनकर कैरन की भी एंट्री हुई थी। एंड पहली ही मुलाकात से इस मिगुएल कॉर्टेज ने कैरन के ऊपर हक्सा जमाना शुरू कर दिया।
कैरन को उस टाइम पर ये नॉर्मल लगा कि ठीक है उसका सुपीरियर है, उससे उसको सीखना है, तो वो भी कुछ ज़्यादा अभी रेसिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये और ज़्यादा क्लोज होता जा रहा था। इनफैक्ट उसने प्रपोज तक कर दिया कैरन को, लेकिन कैरन ने सिरे से मना कर दिया कि नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी रोमांटिक बातों में। एंड तब 1 दिसंबर 2012 के दिन कैरन का बर्थडे आया, 22वां बर्थडे। एंड इस मिगुएल कॉर्टेज ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूं अपने फ्लैट के ऊपर, सो तुमको जरूर आना है। कैरन उस टाइम पर मना नहीं कर पाई। इनफैक्ट इस मिगुएल कॉर्टेज ने ये भी कहा था कि तुम्हारे और भी दोस्तों तो उनको भी बुला लेना, एंड ये जो हमारा लेबोरेटरी का स्टाफ है ये भी आ जाएगा। सो 1 दिसंबर 2012 की रात को ये पार्टी अब इनकी शुरू होने वाली थी। एंड ये पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। पूरी रात इन सभी लोगों ने मिलकर पार्टी करी। सुबह के 6 बज चुके थे एंड 6 बजे इस कैरन ने कहा कि मुझे अपने घर जाना है, तैयार होकर वापस लेबोरेटरी भी आना है। अभी भी उसके कलीग्स वगैरह जो भी यहाँ काम कर रहे थे लेबोरेटरी में, वो सारे लोग अभी भी दारू वगैरह पी रहे थे। एंड तब मिगुएल कॉर्टेज ने कहा कैरन को कि चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। कैरन उसके साथ उसकी बाइक पर बैठी एंड ये दोनों आगे की तरफ निकल चुके थे। बट दोपहर के 1 बज चुके थे, अभी तक भी ये पार्टी खत्म नहीं हुई। इसके फ्लैट के ऊपर पार्टी अभी भी चल रही थी। एंड मिगुएल कॉर्टेज 1 बजे वापस आया इस पार्टी को रिजॉइन करने के लिए। उस पूरा दिन भी इन लोगों ने पार्टी करी। एंड अगले दिन कैरन के माता पिता ने कैरन की रिपोर्ट दायर करी, वो लापता हो चुकी थी। जल्दी ही कैरन की डेड बॉडी एक नदी किनारे वहां मिल चुकी थी। बट जब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो ये पता चला कि उसकी अल्कोहल पॉइजनिंग से मौत हुई है। लेकिन उस पॉइजनिंग के साथ एक छोटा सा वर्ड भी लिखा हुआ था, चोकिंग, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको दारू पिलाकर उसके गले को दबाया गया है या फिर कुछ और किया गया है। लेकिन इसको प्योरली एक एक्सीडेंट करार दिया गया। एंड जब उसके कलीग से बात की गई तो सभी ने ये कहा कि कैरन इतने नशे में नहीं थी कि उसका दम अपने आप घुट जाए या फिर उसको कहीं चक्कर आ जाए या फिर कोई भी ऐसे लक्षण नहीं लग रहे थे कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो घर से बाहर जब निकली थी वो बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी, कोई भी ज्यादा नशे में नहीं थी। एंड उसके साथ ये सब कुछ हो गया, बहुत ही अजीब बात है। एंड जो लोग इस मिगुएल कॉर्टेज को अच्छे से जानते थे सभी ने इसके ऊपर शक भी जताया। पुलिस वालों के आगे इसका नाम भी लिया। पुलिस वालों को यह भी बताया कि कॉर्टेज सुबह 6 बजे निकला था एंड 1 बजे वापस आया। 7 घंटे बीच में गायब था। क्या किया इसने किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं थे, कोई आइडिया नहीं था कि क्या कुछ हुआ होगा, इसलिए सब कुछ चुप थे। पुलिस वाले भी चुप रहे। उस टाइम पर भी इस कॉर्टेज से पुलिस वालों ने पूछताछ करी थी, लेकिन लगभग पुलिस वालों ने इसको पकड़ ही लिया था। लेकिन इसके पास खुद के सॉलिड एलिबाइज थे कि उसने सब कुछ नहीं किया, उसने कहानियां बना दी। एंड पुलिस वालों ने वो कहानियां मान भी ली। उसके कुछ टाइम बाद उसने वो नौकरी भी छोड़ दी, वो लैब बदल ली थी उसने 2013 के अंदर आते आते, जब वो फ्रेडा से क्लोज होने लगा था। फरवरी 2013 में उसने दूसरी लैब पकड़ ली थी। सो ये सब वो टाइम था जब पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया था। लेकिन अगर इसको तरीके से तोड़कर इसकी सेवा की जाती तब हो सकता है मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। लेकिन नहीं, पुलिस वालों ने जब इसको छोड़ा तब इसको सबक नहीं लगा, बल्कि इसने उस सबक से सीखा कि आगे किस तरीके से खुद को सेफ रखना है एंड किस तरीके से अपने अगले शिकार को अंजाम देना है। बट मुझे नहीं लगता कि कैरन इसकी फर्स्ट विक्टिम थी, क्योंकि 2011 में इसी इलाके से 18 साल की मिरियानी नाम की एक और लड़की बिल्कुल सेम हालातों में गायब हुई थी। मिरियानी 2011 के एंड महीने में सुबह 8:30 बजे अपने स्कूल के लिए निकली थी। एंड रात को 8 बजे जब उसकी माँ वापस घर पर आई एंड जब उसने देखा कि मिरियानी घर पर नहीं है, तब उसने तुरंत अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। और जब छानबीन की गई तो सबने यही बताया कि मिरियानी को लास्ट टाइम कॉर्टेज से बात करते हुए देखा गया था। वो कॉर्टेज उसके बस स्टॉप पर खड़ा रहा उसके साथ। एंड मिरियानी इस टाइम पर अपनी बस के आने की वेट कर रही थी। वो कभी स्कूल पहुंची ही नहीं। उस दिन वो पूरा दिन गायब थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने अपनी छानबीन करी, मिरियानी का कोई पता नहीं चला। 2 महीने तक पुलिस वालों ने इसमें छानबीन करी थी। 2 महीने बाद घर वालों ने मिरियानी के पोस्टर्स को पूरे शहर में लगवा दिया। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत अजीब चीज हुई। जहां जहां मिरियानी की मां ने पोस्टर्स लगवाए थे उसमें सारी डिटेल लिखी थी मिरियानी की एंड उसकी एज भी लिखी हुई थी 18 साल। बट रात को कोई अनजान आदमी आकर इन सभी पोस्टर पर उसकी एज 18 की जगह 32 लिख कर जा रहा था। उस 18 को लिखा हुआ जो 18 था पोस्टर पे, उसको काटता एंड वहां पर व्हाइट मार्कर से 32 लिख कर जा रहा था। पता नहीं क्यों, क्या बीमारी थी। एंड सभी पोस्टर पर जितने भी पोस्टर चिपकाए गए थे सभी के ऊपर जाकर उसने 18 को हटाकर 32 लिख दिया, जबकि उसकी असली एज बच्ची की सिर्फ 18 साल की थी। आने वाले 13-14 सालों तक मिरियानी की गुमशुदगी पूरी तरीके से मिस्टीरियस रही। वो एक भूत बन चुकी थी जो आकर सबको डरा भी रही थी। उसके परिवार वाले इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन 13-14 सालों बाद जब ये डायरी मिली इस कॉर्टेज की, इस मिगुएल कॉर्टेज की, उसके अंदर मिरियानी का नाम 4 बार लिखा हुआ था। बेशक उसके रिलेटेड उसने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मिरियानी का नाम 4 अलग अलग पोएम्स में भी था। एंड वो जब अपने बारे में लिख रहा था उसके अंदर भी 4 अलग अलग जगह मिरियानी का नाम था। तब 2018 का टाइम आया जब इसको 32 साल की विवियाना नाम की महिला मिली। ये असल में एक
मेडिकल ग्रेजुएट थी और यहाँ आसपास के इलाके में नौकरी ढूंढ रही थी और बदकिस्मती से विवियाना को उसी लेबोरेटरी के अंदर नौकरी मिल गई जिसके अंदर एक कॉर्टेज पहले से ही काम कर रहा था। एंड जल्दी ही दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती बना चुके थे, संबंध नहीं कह सकता, बस हाँ कैजुअल दोस्ती बन चुकी थी। कॉर्टेज को डेली रूटीन पता चल चुका था विवियाना का क्या है। एंड 30 नवंबर 2018 की शाम को जब अपनी शिफ्ट पूरी हुई विवियाना पास ही के मेट्रो स्टेशन पर गई। अब बस आप सोच कर देखिए, ये कॉर्टेज उसके साथ मेट्रो में चढ़ा एंड उसके घर तक गया। अब आप बस इमेजिन करके देखिएगा, मेट्रो स्टेशन के गेट से इस विवियाना का घर सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर दूर था। कुछ सेकंड से उसको चलना था, कुछ कदम चलने थे, वो अपने घर पहुंच पाती, लेकिन वो अपने घर कभी नहीं पहुंची। उसके घर पर उसका 9 साल का बेटा और उसका हस्बैंड दोनों वेट कर रहे थे रात होने के टाइम तक भी, लेकिन विवियाना वापस नहीं आई। विवियाना का कुछ पता नहीं चला। एक्चुअल में ये उस रात विवियाना को अपने साथ कहीं और बहाने से ले गया। उसी मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद कॉर्टेज विवियाना को भुलाकर विवियाना को अपनी बातों में फंसा कर एक होटल रूम में लेकर गया एंड वहाँ पहले उसको बेहोश किया। एक टैक्सी बुलाई, टैक्सी के अंदर विवियाना को बैठाकर अपने घर लेकर गया। एंड आप बस इमेजिन करके देखिएगा, बेहोशी की हालत में इसने विवियाना के मुंह को खोलकर जो एसिड इसने बना रखे थे वो एसिड सीधा उसको पिला दिए। अंदर ही अंदर विवियाना के सारे ऑर्गन्स जल चुके थे। एंड ना सिर्फ पिलाए बल्कि इसने एक बड़ा सारा टब जो कि पूरा एसिड से भर रखा था उसके अंदर उठाकर सीधा विवियाना को डाल दिया। विवियाना के कपड़ों के साथ उसकी बॉडी भी डिकम्पोज होने लगी एंड कुछ ही घंटों बाद विवियाना पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। उसके जब बची कुची जो हड्डियां थी उनको एसिड से बाहर निकाल कर एक जार में डाल के उसने अपने साथ जो और जार वहां रखे हुए थे उनके अंदर भरकर रखने लगा। 2019 में क्लोडिया एंड्रिया नाम की ये एक और लड़की इसकी विक्टिम बनी। असल में क्लोडिया एक 36 साल की केमिस्ट्री स्टूडेंट थी एंड यहीं पर इस इलाके में सन 2013 के अंदर शिफ्ट हुई थी। यहाँ उसने नौकरी भी करनी शुरू करी। वो अकेली रहा करती थी, उसका डाइवोर्स हो चुका था, सो अकेली यहाँ पर आकर उसने नौकरी करना शुरू किया था। जल्दी ही कॉर्टेज उसके साथ लिंक में आया एंड कॉर्टेज ने खुद क्लोडिया को अपनी कंपनी में नौकरी पर बुलाया। जल्दी उसकी नौकरी भी लग चुकी थी, लेकिन 2019 में जून महीने में एक दिन सडनली क्लोडिया अपने अपार्टमेंट के अंदर डेड मिली। क्लोडिया के माता पिता ने आकर जब इसकी बॉडी को संभाला तो कोई भी फाउल प्ले उनको नहीं दिखा, कुछ भी अजीब चीज़ नहीं दिख रही थी। जल्दी क्लोडिया का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद क्लोडिया के माता पिता को झटका लगा और वो झटका था क्लोडिया का एटीएम कार्ड, क्योंकि क्लोडिया तो मर चुकी थी कई महीने पहले, लेकिन उसका एटीएम कार्ड अभी भी कोई यूज कर रहा था, कंटिन्यूअसली उसके बैंक से पैसे निकलवा रहा था। अब इतने सारे केसेस हुए, इतने सारे रेड फ्लैग्स थे, इतने सारे क्लूज थे, लेकिन फिर भी पुलिस वाले इन सबको क्यों नहीं पहचान पाए। इन हर केसेस के अंदर एक बंदा कॉर्टेज ये पुलिस वालों को हमेशा म्यूचुअल दिखता, तो क्यों नहीं पुलिस वालों ने इसकी सेवा लगाकर इसे पूछताछ करी, क्यों नहीं इसको अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं इसके खिलाफ वारंट जारी किया गया, नहीं पता नहीं क्यों। और जब तक बहुत लेट नहीं हो गया तब तक भी पुलिस वालों की आंखें नहीं खुली थी। पुलिस वाले तो अभी भी इस केस को, ये जो मारिया वाला केस था, जो सबसे पहला केस मैंने आपको बताया था 2024 में हुआ था, वहां तक भी पुलिस वालों ने कुछ किया नहीं था। ये तो मारिया की मां कसांड्रा ने जब जोर बनाया था तब पुलिस वालों ने इसके ऊपर चेकिंग करी थी। अब ये तो वो केसेस थे जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताए, जो मुझे डिटेल्स जिनकी मिल पाई, लेकिन ओवरऑल तो इस डायरी के अंदर, कॉर्टेज वाली डायरी के अंदर 35 से भी ज्यादा लड़कियों के नाम थे। इमेजिन करके देखिएगा, 35 हत्याएं इसने करी थी। इन 35 के बारे में इसने बहुत डिटेल में लिखा हुआ था। किसी के बारे में कुछ डिटेल में जो मैंने अभी आपको बताया, एंड कुछ एक इनक्रिप्ट करके पोएम बनाकर उनका नाम ऊपर लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई केस फाइल बना रखी उसने, उसके बारे में पूरी डिटेल लिखता, उससे रिलेटेड एक पोएम बनाता एंड लिखता उसके अंदर कि कैसे मैंने उसको किडनैप किया, उसको अपने घर लेकर आया, उसका मर्डर किया, उसके साथ संबंध बनाए एंड कैसे उसको बाद में एसिड के अंदर पूरा डिसॉल्व कर दिया। सब कुछ वो परफेक्टली उसके अंदर लिख रहा था। इसके अलावा पुलिस वालों को इसके घर से 20 महिलाओं के अलग अलग आईडी कार्ड्स वगैरह मिले। जिन कंपनियों में वो नौकरी कर रही थी, जो पट्टा डालते हैं ना, वो आईडी कार्ड्स वगैरह मिले। 20 की 20 ये महिलाएं पहले से ही गुमशुदगी की शिकार हो चुकी थी या फिर उनका मर्डर किया जा चुका था, उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब ये कॉर्टेज सब कुछ बोलने वाला था। इसने सब कुछ बताना शुरू किया कि कैसे वो महिलाओं को अपने पास लेकर आता, उनके साथ संबंध बनाता, बाद में उनको बेहोश करके सबसे पहले उनके जिंदा होते होते ही उनके पैर काट देता। एंड इमेजिन करके देखिएगा, वो सारे शरीर को काट कर अपने सामने रखता एंड काफ़ी देर उसको देखता रहता। एंड देखते देखते एक एक हिस्सा उठाकर, कुछ लड़कियों का अब तक उसने आते आते बताया था, पहले तो मैं एक साथ ही पूरी लड़की को उठाकर एसिड में डाल देता, लेकिन अब मेरी इच्छाएं बढ़ चुकी थी, इसलिए मैं सिर्फ देखते देखते पहले सारा शरीर काट के उसका देखते देखते एक हिस्सा उठाता। मान लीजिए उसका हाथ उठा लिया एंड एसिड के अंदर डाल दिया। जब वो पूरा डिजोल्व होगा तब दूसरा हाथ उठाया, फिर पैर उठाया, फिर उसका धड़ उठाया, फिर सिर उठाया। ऐसे ऐसे मजे ले लेकर
ये एक बॉडी को डिकम्पोज कर रहा था। इनफैक्ट इसकी हद तो अब यहाँ तक हो चुकी थी कि ये हर विक्टिम के साथ अब एक स्टॉप वॉच लेकर बैठता अपने पास कि कौन सा पार्ट किसी बॉडी का गलने में एसिड के अंदर कितनी देर लगती है, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में अपना पूरा मैनेजमेंट कर सके कि अगर वो किसी लड़की की जान लेगा और उसको काट कर एसिड के अंदर गलाएगा तो एक एक पार्ट गलाने में कितनी देर लगेगी, कौन सा पार्ट कितनी देर में गलेगा। इमेजिन करके देखिएगा इसकी प्लानिंग कैसी थी। जब 2024 में इसको अरेस्ट किया गया था, उस अरेस्टिंग से पहले इसने अपनी गाड़ी में बैठकर एक सेल्फी ली थी। अब एक ट्विस्ट आएगा आपके सामने, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो एक्चुअली उसने वो सेल्फी क्लिक करी, आप वो पहले सेल्फी देख लीजिएगा। ये सेल्फी जस्ट मोमेंट्स बाद की है जब उसने पहले मरिया का मर्डर किया था एंड उसकी माँ कसांद्रा के ऊपर हमला किया था एंड कसांद्रा ने अपने बीच बचाव में अपने नाखून इसके मुंह के ऊपर मार दिए थे। एंड जब ये भाग कर गया था अपनी गाड़ी में बैठा था एंड गाड़ी में बैठकर इसने सेल्फी क्लिक करी थी। ये वो सेल्फी है। अब आप बस इसके फेस को देखिए, क्या इसको कहीं से भी पश्चाताप लग रहा है, क्या इसको बुरा लग रहा है कि जो इसने कुछ किया हो, कैसे स्माइल करते करते अपनी सेल्फीज क्लिक कर रहा है एंड जो इसके मुंह के ऊपर ये स्क्रैचेस लगे हुए हैं इनको ये अपना प्राइड मान रहा है कि हाँ मैंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। सो जब ये सारी सेल्फीज कोर्ट के अंदर पेश की गई, सो 14 अप्रैल 2025 के दिन इसका ट्रायल शुरू किया जाना था, बट 13 अप्रैल 2025 का दिन यानी कि इसके ट्रायल से सिर्फ एक दिन पहले इसको जेल के अंदर रहते रहते ही सडन कार्डियक अरेस्ट आया। एंड जब वहां पुलिस वालों ने देखा कि ये मरने वाला है, इसको उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने इसको डेड घोषित कर दिया। ये वहीं मर चुका था। इसको सजा तक नहीं हो पाई कि आखिर इसको क्या कुछ किया जाना था, इसको कानून क्या सजा देता, वो तो कभी इसने झेला ही नहीं। इसको तो भगवान ने सबसे प्यारी मौत दे दी। कुछ भी इसने तो फील ही नहीं किया, दर्द क्या होता है कुछ इसने देखा ही नहीं। इसको तो झटके वाली मौत दे दी। भगवान ऐसी मौत किसी भी क्रिमिनल को ना दे। जो उन्होंने तड़पाया है ऐसी ही तड़पा तड़पा कर मौत इन क्रिमिनल्स को मिलनी चाहिए। बट अब मर गया तो क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। 14 अप्रैल के दिन इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था 2025 में ही। और भी इसके खिलाफ काफ़ी कुछ अभी चलना था। अगर ये केस आगे चलता तो मिनिमम इसको पहले केस के अंदर, मरिया वाले केस के अंदर ही कम से कम 78 सालों की सज़ा होती मैक्सिको के लॉ के अकॉर्डिंग। और भी जो केसेस निकल कर आते, इससे इन्वेस्टिगेशन चलती तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये देता। लेकिन अब मर गया तो मर गया, अब क्या करें। इसके मरने के बाद जब इसकी छोटी बहन क्लोडिया से बात की गई तो उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कुछ भी कर सकता है। उसने हमेशा यही कहा, आज तक भी वो तो यही कहती है कि ये कोई ज़रूर मिस जजमेंट हुई है मेरे भाई के साथ, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मेरा भाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता था, अब ये इस टाइप का साइंटिस्ट बना। खैर पुलिस वालों ने इस केस को वहीं बंद कर दिया जिस दिन ये मरा था। एंड उसके बाद से इस इलाके में कभी कोई मौत इस तरीके से तो नहीं हुई। खैर अब आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल जमील अहमद का। विकी बाबूजी मेरा एक सवाल है, वो आपने पिछली वीडियो में पिक नहीं किया कि क्या आपका एक्सपीरियंस था 17 साल की एज में जब आपने ये चैनल ओपन किया। प्लीज़ रिप्लाई एंड लव फ्रॉम सिंगापुर। थैंक यू सो मच जमील अहमद। एंड मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम पर मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी थी एंड मैंने शायद कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अप्लाई किया था उस टाइम पर। अप्लाई किया था मैंने कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए। एंड उसी टाइम पर मैंने साथ में ही, मतलब ये समझ लियो 12th करते ही मैंने अपना चैनल खोल लिया था। सो उसके बाद से धीरे धीरे खुद को रगड़ते रगड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल बैटल जीत गेमिंग का। विकी भाई मेरा नाम जीत फ्रॉम उड़ीसा। I am watching you from so many years when you making 10-12 minute videos of facts and mysteries. My question is, आप before YT start क्या आप हमारी तरह मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते थे? अगर हाँ तो YouTube इक्विपमेंट और खुद का ब्रांड के लिए पैसे कैसे जोड़े थे? थैंक यू सो मच जीत। एंड मैं आज भी मिडिल क्लास ही हूँ, मैं आज भी आप सबके जैसा ही हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा हाई फाई नहीं हूँ, आप सभी को ऐसा लग सकता होगा, बट नहीं, बस अपना ठीक है, अच्छा चल रहा है। हाँ मैंने ब्रांड्स ज़रूर अपने खड़े किए हैं। एक जो है फैमिली बिजनेस वो तो चलता ही आ रहा है, उसके बारे में तो देखो क्या ही डिस्कस करना। बट हाँ मैंने मेरा खुद का ऑडियो ब्रांड बनाया है एंड उस ऑडियो ब्रांड को ही मैं लगातार ग्रो करता हुआ आ रहा हूँ। और खुद के होम थिएटर्स, खुद के साउंड बार्स एंड ये होम ऑडियो सिस्टम्स आप जो भी समझ सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह, वो खुद मैं डिज़ाइन करता हूँ, मैं खुद उसको बनाता हूँ एंड खुद मेरी असेंबलिंग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है। सो काफ़ी अच्छा वो ऑफलाइन है, वो अभी बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं है। मैं कहीं उसको ऑनलाइन नहीं सेल करता क्योंकि ऑफलाइन मेरे ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे, तो मैं ऑनलाइन में कहाँ ही जाऊँ उसको भी लेके। आज का हमारा तीसरा सवाल मिस्टीरियस चौधरी का। विकी बाबूजी यार अपने साथ होने वाली दुबई वाली घटना बार बार बताने की बात करते हो, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बता ही दो ब्रो, यू आर माई आइडियल। थैंक यू सो मच ब्रदर। बट मैंने कुछ सोचा हुआ है, देखो वो मैं आपको आज बता ही देता हूँ। देखो जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था ना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं लास्ट वीडियो होगी ना मेरी, कभी भी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा, जब भी मेरी लास्ट वीडियो होगी ना तो वो मैं ये वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। आप समझ लीजिएगा खुद भी, जिस दिन मेरी खुद की ये
एक्सपीरियंस वाली स्टोरी आप सुनेंगे ना, वो इस चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो होगी। सो वो जब भी होगी मैं मरने से पहले आप सभी को जरूर बता कर जाऊंगा। आज का हमारा चौथा सवाल, दीपान्विता चंदा व्लॉग्स का 1-to-1 स्टोरी कब सुनाओगे, कहाँ आना पड़ेगा। ये तो देखो आप सभी लोग पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग आ सकते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा सुनना। अगर हाँ तो हम दिल्ली या गुड़गांव कोई एक अच्छी सी जगह देखकर, ऐसे बहुत सारे हॉल्स हैं, स्टेजेस हैं जो मिलती हैं, हम उसको बुक कर सकते हैं एंड उसी में वहीं बढ़िया सी कोई पार्टी वार्टी कुछ अरेंज करेंगे, खाना पीना वहाँ आराम से करेंगे एंड एक अच्छा सा माहौल बना के, एक अच्छी सी वाइब बना के, बढ़िया एम्बियंस हो वहाँ का, सीटिंग फैसिलिटी अच्छी हो बट ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। हाँ, गिने चुने ही लोगों जिनको इन चीज़ों के अंदर अच्छा इंटरेस्ट हो, सो वो लोग वहाँ पर आ सकते हैं। दिल्ली गुड़गांव मैं सोच रहा हूँ। सो आप लोग मुझे बताइए कि क्या दिल्ली गुड़गांव सबसे बेस्ट रहेगा या फिर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, आप मुझे बताइए। या फिर दोनों जगह दिल्ली में भी करें या फिर गुड़गांव में भी करें, आप मुझे बताइए, फिर मैं आगे सोचता हूँ कुछ इसके बारे में। आज का हमारा 5वां सवाल सोनल सिंह का, प्लीज़ डोंट टेक नेम्स ऑफ दोज ड्रग्स कॉज पीपल में यूज़ इट नेगेटिवली। देखो मैं कोई भी ड्रग्स के, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था उस ड्रग के बारे में, उस पॉइज़न के बारे में जो फिशेज़ के अंदर पाया जाता है। सो ऐसे मैं कभी कभी ना ड्रग्स के नाम लेता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट के आप जितने भी आर्टिकल उस न्यूज़ से रिलेटेड, उस इंसिडेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे ना, उन सभी ने पहले से दिया हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ वो देने वाला, मुझे भी वहाँ से ही पता चला है, तभी मैं आप सभी को वो बता पा रहा हूँ। हो सकता है हाँ कि मैं ना भी बताऊँ, बट बताने से ना एक जेन्युइननेस फील होती है कि हाँ ये चीज़ पर्टिकुलरली थी, ये चीज़ यूज़ की गई थी। सो एक वो जेन्युइननेस मिलती है। अब देखो यार, जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं ना वो इनफ मैच्योर हैं, वो कोई ऐसे बाबूजी नहीं है कि कांड कर देंगे कोई, मुझे लगता नहीं। वैसे अगर फिर भी कोई कर दे तो देखो क्या इलाज है उस चीज़ का। अगर किसी को करना ही है तो चोरों के आगे तो देखो ताले टिकते नहीं हैं। अब कोई कर दे तो उस चीज़ की गारंटी मैं क्या लूँ, बट हाँ मैं सिर्फ एजुकेशन वे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए मैं आप सभी को वो चीज़ बताता हूँ। खैर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज की जो स्टोरी थी इस मिगवेल कॉटेज की, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी फ़ोटोज़ चाहिए हो, कुछ फ़ोटोज़ हैं वहाँ के क्राइम सीन की, इसके घर के अंदर की, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे से आके पर्सनली ले सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहीं पर मैं इसी तरह की स्टोरीज़ को रील्स फॉर्मेट में भी डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट गौरव शर्मा को इन कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।